अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने थर्ड यूनिट को स्टार्ट किया था और थर्ड यूनिट में हमने सिलेबस देखा। हमारे पास थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं जी और 2 प्रैक्टिकल्स हैं। हमने उन चैप्टर्स के हवाले से बात की, थोड़ा सा एक जनरल व्यू लिया कि हमें उन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना होगा। तो आज हम अपने थर्ड यूनिट को बाकायदा से आगाज करते हैं थर्ड यूनिट का। और आज हम हमारे थर्ड यूनिट का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मैन एंड एनवायरनमेंट टू इंटरडिपेंडेंस, इसके हवाले से बात करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट यूनिट में एक चैप्टर पढ़ा था जी, मैन एंड एनवायरनमेंट 1। और उस चैप्टर में आपने देखा कि एनवायरनमेंट क्या होता है जी। आपके इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें होती है वो मिलके आपका एनवायरनमेंट बना रही होती है। आपके एनवायरनमेंट में जो तब्दीली होती है, आप उस तब्दीली को स्टिमुलस कहते हो और वो तब्दीलियाँ फिर आपकी बॉडी सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए रिसीव करती है। और ये सारी मालूमात आपने पढ़ी। आज हमने ये जो चैप्टर 2 है, मैन एनवायरनमेंट 2, इसमें हमने अपने एनवायरनमेंट से रिलेट बातें करनी है। एनवायरनमेंट से रिलेट हमें समझना है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो एनवायरनमेंट तो मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें होती है, ये सब उसका मिलकर एनवायरनमेंट बनाती है। तो इस चैप्टर में जो हमारे पास सबसे पहली चीज आती है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक एरिया होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म होंगे और साथ साथ उसमें कुछ नॉन लिविंग चीजें भी होंगी, जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनका ताल्लुक होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर इफेक्ट डालती होती है। यानी कि आपके मिसाल के तौर पे एक जंगल जो होता है वो एक इकोसिस्टम है, क्योंकि जंगल एक एरिया है, एक जगह है, एक एरिया है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपको ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। परिंदे भी मिलते हैं, कीड़े मकोड़े भी मिलते हैं, बैक्टीरिया भी मिलता है, फंगस भी मिलता है, प्लांट्स भी मिलता है। तो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ मौजूद होते हैं। और फिर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा आपको उस जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स भी मिलती हैं। आपको ऐसी नॉन लिविंग चीजें भी मिलती हैं जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म पर असर होता है, इम्पैक्ट होता है, जैसे कि फूड हो गया या एयर हो गई या वाटर हो गया। तो ये नॉन लिविंग चीजें भी होती है। तो ये जो लिविंग और नॉन लिविंग चीजें मिलकर ये जो एक पूरा इलाका तरतीब दे रही हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स पलते हैं, बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इस पूरे इलाके को आप कह रहे हो तो इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका जो पानी होता है एक्वाटिक, वो भी एक इकोसिस्टम हो जाता है। क्योंकि आप अगर समंदर के पानी को देखें तो समंदर के पानी में आपको मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल रहे होते हैं। वहाँ प्लांट्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ होती हैं, नॉन लिविंग चीज़ें भी होती हैं। तो वो जो इक्वेटिक होता है वो भी एक इकोसिस्टम होता है। इसी तरीके से जंगल की तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया थी कि जो आपका फॉरेस्ट होता है, इट इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम, क्योंकि इसमें भी आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स भी मिल रहे होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आपको मिल रहे होते हैं, जो कि आपके इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनका ताल्लुक भी होता है। तो दैट इज इकोसिस्टम। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम जो होता है उसमें कंपोनेंट्स की, यानी आपके इकोसिस्टम में कितनी किस्म की चीजें होती है। तो आपके इकोसिस्टम में 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक कहलाता है बायोटिक कंपोनेंट्स और एक कहलाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं आपके जो इकोसिस्टम में जितना भी जानदार होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उन सबको हम कहते हैं कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम। मिसाल के तौर पे जंगल के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, पानी के अंदर जितने भी एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, वो सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे आपके उन इकोसिस्टम्स के, क्योंकि वो जानदार है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हो आप इकोसिस्टम के उन हिस्सों को, उन ऑर्गेनिजम्स को जो जानदार होते हैं। वो पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम दैट आर लिविंग आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? आपके इकोसिस्टम के वो हिस्से, वो पार्ट्स, वो कंपोनेंट्स जो बेजान होते, जो जानदार नहीं होते, जैसे कि हवा, पानी, टेम्परेचर, लाइट, दे आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये जानदार नहीं है लेकिन आपके इकोसिस्टम का हिस्सा जरूर है। तो आपका इकोसिस्टम 2 तरह की चीजों से मिलकर बनता है, जानदार और बेजान। जितने भी जानदार होंगे उनको आप कहोगे बायोटिक कंपोनेंट्स, जितने भी बेजान होंगी चीजें जैसे कि हवा, पानी, रोशनी, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जरा डिटेल के अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स की। ये तो हमने देख लिया कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, हमारे इकोसिस्टम के जितने भी जानदार हिस्से हैं, जितने भी जानदार ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे बायोटिक कहलाते हैं। अब हमारे पास ये जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम में, ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होंगे, इनकी भी 3 टाइप्स होती हैं। एक कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स,
एक कहलाते हैं कंज्यूमर्स और एक कहलाते हैं डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं जी? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं? प्लांट्स। लिहाजा प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं इकोसिस्टम में? प्लांट। जितने भी आपके इकोसिस्टम में जितने भी पौधे होंगे जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, हम उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होगा? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं इकोसिस्टम के अंदर। इसी तरह प्लांट्स के अलावा एल्गीज भी होते हैं। हमारे जो पानी होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसमें कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी प्लांट की तरह अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, उनको हम एल्गीज कहते हैं। तो वो एल्गीज भी प्रोड्यूसर हो गए क्योंकि वो भी अपना खाना खुद तैयार करता है। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स में जो दूसरी कैटेगरी होती है उनको हम कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर्स क्या होते हैं जी? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके इकोसिस्टम के जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। अब जाहिर बात है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए, अगर ये अपना खाना खुद तैयार नहीं करते तो फिर ये डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे सोर्सेज पर। ये या तो पौधे खा लेते हैं या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं, तो ये किसी दूसरी चीजों पर डिपेंड कर रहे होते हैं, अपने खाने के लिए खुद तैयार नहीं कर सकते। उनको हम कहते हैं कंज्यूमर्स। मिसाल के तौर पे एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब कंज्यूमर्स हैं। एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। अब ये क्या करते हैं जी? या तो ये पौधे खा रहे होते हैं या ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं, इस तरह से अपना फूड हासिल करते हैं। इवन के हम जो होते हैं ह्यूमंस, वी ऑल्सो आर कंज्यूमर्स, क्योंकि हम भी अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। तो कंज्यूमर्स क्या है? इकोसिस्टम के वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता। अब इनमें भी तीन किस्म होंगी। कंज्यूमर्स भी आपको तीन किस्म का मिलेगा, एक कहलाएगा प्राइमरी, एक कहलाएगा सेकेंडरी, एक कहलाएगा टर्शियरी। प्राइमरी क्या होते हैं जी? ऐसे कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, यानी कि प्लांट्स को खाते हैं। प्रोड्यूसर्स आपने पढ़ा है अभी पहले, प्रोड्यूसर्स आर प्लांट जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। मिसाल के तौर पे गाय, बकरी, ग्रास होपर, ये सब आप क्या है? ये सब एनिमल्स, ये कंज्यूमर्स हैं, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, तो फिर इनका सोर्स ऑफ फूड क्या हो गया? प्रोड्यूसर्स हो गए, ये पौधों को खा रहे होते हैं, लिहाजा ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। अब ये चेन बनती जाएगी, आप देख लीजिएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो परिंदे होते हैं ये अक्सर ग्रास ऊपर को खा जाते हैं। अब ग्रास ऊपर क्या है? प्राइमरी। और परिंदा चूंकि प्राइमरी को खा रहा है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा? ये सेकेंडरी हो जाएगा। उसके बाद तीसरे किस्म के जो कंज्यूमर होते हैं उनको आप कहते हो टर्शियरी। और ये वो कंज्यूमर्स होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लेते हैं, जो सेकेंडरी को खा लेते हैं। चेन बन गई आपके सामने। तो सबसे पहले आपके पास कंज्यूमर्स में कौन आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि प्रोड्यूसर्स को खा रहे होते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी को खा रहे होते हैं। और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। तो ये एक दूसरे की चेन बन जाते हैं। तो ये हो गया बायोटिक कंपोनेंट्स का सेकेंड हिस्सा, कंज्यूमर्स। तो आपने देखा बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको प्रोड्यूसर्स भी मिलते हैं, कंज्यूमर्स भी मिलते हैं। उसके बाद आता है तीसरा, इनको आप कहते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कंज्यूमर्स की तरह अपना खाना खुद नहीं बनाते, लेकिन ये किसी जिंदा को नहीं खाते। ये जो एनिमल्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, ये जो मर जाते हैं, जमीन में जाते हैं, तो इनकी बॉडी को तोड़ते हैं। इनकी बॉडी के बड़े बड़े जो इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ के उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उससे अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोज करना। जैसे कि कोई पौधा मर गया, कोई जानवर मर गया, तो आप जानते हैं कि जब वो मिट्टी में जाता है तो उस पर बैक्टीरिया, फंगस, ये आते हैं उसकी बॉडी पर, और ये उसकी बॉडी के जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ के सिंपल करके उसमें से अपने लिए फूड हासिल कर लेते हैं। और उससे क्या होता है? वो जितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो टूट के जमीन में मिल जाता है। इनको आप कहते हो डिकम्पोजर। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, अक्सर अर्थवर्म वगैरह जो होते हैं, ये उनमें ये डिकम्पोजर्स की सलाहियत होती है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो डिकम्पोज कर सकते हैं। वैसे दुनिया में जो सबसे बड़े डिकम्पोजर्स हैं वो बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, ये सबसे ज्यादा डिकम्पोज करते हैं। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होगा जी? ऐसे कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के वो कंपोनेंट्स जिनमें जान होती है, जो जानदार होते हैं, उनको आप बायोटिक कहते हो। तीन कैटेगरी हमने पढ़ी। प्रोड्यूसर्स जो कि अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। दूसरी कैटेगरी थी कंज्यूमर्स जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स। और तीसरी कैटेगरी हमने पढ़ी डिकम्पोजर्स जो कि डेड बॉडी को तोड़कर उसमें से एनर्जी को हासिल करते हैं। अब इनमें जो कंज्यूमर था
वो आपको 3 किस्म का मिला, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो अब जरा हम देखें कि इकोसिस्टम में हमें एक साइकिल सी बनती हुई नजर आ रही है जिसको हम कहते हैं फूड साइकिल। अब वो क्या नजर आई मुझे देखें जी। सबसे पहले हमारे पास इकोसिस्टम में जो सबसे बेसिक बायोटिक कंपोनेंट था वो था प्रोड्यूसर, जो अपना खाना खुद तैयार कर लेता है। ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं। फिर वो कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स इकोसिस्टम में क्या कर रहे होंगे, प्रोड्यूसर से अपना खाना हासिल कर रहे होते हैं। फिर हमने पढ़े सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो प्राइमरी को खा लेते हैं। तो प्राइमरी को किसने खा लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने। फिर हमने पढ़ा टर्शियरी कंज्यूमर्स, यानी ऐसे कंज्यूमर्स जो कि सेकेंडरी को अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनको खा लेते हैं। फिर क्या होता है जी कि आपके ये टर्शियरी कंज्यूमर्स मर जाते हैं, अक्सर मर जाएंगे, जमीन में मिलेंगे। जब ये जमीन में जाएंगे तो इनकी बॉडी को तोड़ता है डिकम्पोजर, और जब इनकी बॉडी डिकम्पोजर तोड़ेगा तो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और फिर पानी के साथ साथ पौधा उन सिंपल मॉलिक्यूल्स को हासिल कर लेता है। तो वापस पौधे पर कहानी शुरू हुई आपकी पूरी साइकिल, और पौधे पर आके खत्म हो गई। तो इस साइकिल को हम कह रहे होते हैं फूड साइकिल। फूड साइकिल के बाद एक और बात हम यहाँ पे डिस्कस कर लें कि कंज्यूमर जो होते हैं, क्योंकि ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत सारे होते हैं कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स की 3 टाइप्स और हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। अभी हमने 3 टाइप पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। 3 टाइप्स कंज्यूमर्स की और होती है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस कहते हैं उन कंज्यूमर्स को जो सिर्फ पौधे खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, बकरी वगैरह वगैरह। कार्निवोरस कहते हैं ऐसे कंज्यूमर्स को जो गोश्त खा रहे होते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि शेर जो है वो सिर्फ गोश्त खाता है। जबकि ओमनिवोरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दोनों खा रहे होते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, उनको आप कहते हो ओमनिवोरस। तो ये थे हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स। हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को काफी डिटेल में देखा। अब हम आते हैं इकोसिस्टम का जो दूसरा मेन हिस्सा होता है, जिसको आप कहते हो ए बायोटिक कंपोनेंट, जो कि बेजान होते हैं, उनकी जरा बात करते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी, आपके इकोसिस्टम के वो कंपोनेंट्स जिनमें जान नहीं होती, जो नॉन लिविंग होते हैं, और लेकिन आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर इफेक्ट होता है इनका। उन कंपोनेंट्स को आप कहते हो एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो मशहूर एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लाइट है, एयर है, टेम्परेचर है, वाटर है, इनकी अहमियत होती है। मिसाल के तौर पे एक जो आपके पास एबायोटिक कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम में, लाइट। ये लाइट की क्या अहमियत है जी आपके इकोसिस्टम के अंदर, कि आपने देखा कि प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं वो एक प्रोसेस के जरिए करते हैं, जिस प्रोसेस को आप कहते हो फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इंतहाई जरूरी होती है, बगैर लाइट के ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। लिहाजा अगर आपने अपने इकोसिस्टम में से ये वाला एबायोटिक कंपोनेंट निकाल दिया, आपकी पूरी फूड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने ये कंपोनेंट निकाल दिया, लाइट खत्म कर दिया आपने इकोसिस्टम में से, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, प्लांट्स को खाना नहीं मिलेगा, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स खत्म हो जाएंगे। फिर प्रोड्यूसर्स खत्म हो जाएंगे तो फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स किसको खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी नहीं रहेंगे। फिर प्राइमरी कंज्यूमर खत्म हो जाएंगे तो सेकेंडरी किसको खाएगा, सेकेंडरी भी खत्म हो जाएंगे। तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो रही है ना। तो लाइट का सबसे अहम काम होता है कि ये आपके प्रोड्यूसर्स को फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूसर्स को लाइट चाहिए होती है। दूसरा तो वैसे भी आप जानते हैं इसकी एक और इंपॉर्टेंस, कि ये हमारे लिए देखने के लिए जरूरी है, इट इज नेसेसरी फॉर विजन। तो ये भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं, उनको एक दूसरे को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो हमारे पास एबायोटिक है वो एयर है जी, हवा। हवा के अंदर आपको पता है जी मुख्तलिफ गैसेस होती हैं, इनमें से एक गैस होती है ऑक्सीजन, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो चाहे वो कंज्यूमर्स हो, रिस्पायरेशन के दौरान चाहिए होती है। ये सांस लेने के दौरान अपने जिस्म के अंदर गैस को ले लेते हैं, जो कि रिस्पायरेशन कहलाती है। तो ऑक्सीजन नहीं होगी, एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म सांस नहीं ले सकता, वो तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा इकोसिस्टम। तो इंपॉर्टेंस हो गई इसकी भी। और दूसरा कि आपकी हवा के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जैसे लाइट की जरूरत होती है ना, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है। लिहाजा अगर आप लाइट के बजाय लाइट दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड ना दो, तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर्स को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की जरूरत पड़ती है। पानी की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं जी, कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंस आपको पता है जी कि तमाम जानदार जो है उनके लिए पानी इंतहाई जरूरी है। पानी नहीं होगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकता। और तीसरा के जो फोटोसिंथेसिस है उसमें पानी भी चाहिए होता है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स आपको प्रोड्यूसर्स को रिक्वायर होते हैं जी फॉर फोटोसिंथेसिस।
टेम्परेचर आप जानते हैं जी कि मुनासिब टेम्परेचर तमाम जानदारों के लिए जरूरी है। अगर आप टेम्परेचर को इंतहाई ज्यादा कर दें या इंतहाई कम कर दें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पौधे हों, प्रोड्यूसर्स हों, कंज्यूमर्स हों, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एक मुनासिब टेम्परेचर का होना भी, जो कि आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स का हिस्सा है, तो मुनासिब इस कंपोनेंट का मुनासिब होना इंतहाई जरूरी है, नहीं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था इकोसिस्टम। हमने देखा इकोसिस्टम क्या होता है, एक ऐसा इलाका जहाँ जानदार बेजान सारी चीजें शामिल होती हैं और एक पूरा सिस्टम बना होता है, इसको आप इकोसिस्टम कहते हो। इसके जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, दोनों को हमने डिटेल में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।